डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ SSC GD के लिए। SSC GD में जो इंग्लिश का सेक्शन होता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्चुअल में मैंने देखा है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो वो राइट डायरेक्शन में यानी राइट अप्रोच नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको इसमें इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको किस तरह से तैयार करना है, आज हम उसी के बारे में पूरी वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो कैसे आप इंग्लिश का तैयारी करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो बेसिकली ग्रामर और वकैब बेस्ड होता है। एक सेक्शन ग्रामर का होता है, दूसरा सेक्शन वकैब का होता है। वकैब के बाद एक तीसरा सेक्शन भी होता है जिसमें पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। राइट, तो ग्रामर का जो सेक्शन होता है बच्चों, ग्रामर में आपने देखा होगा कि अक्सर ग्रामर से क्वेश्चन का क्राइटेरिया, जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन ये सब क्वेश्चन रटते रहते हैं, रट के चले जाते हैं, पेपर दे देते हैं, पता चला कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आज हम बताएंगे कि आपको कैसे करना है तैयारी ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। राइट, तो ग्रामर का जो सेक्शन होता है बच्चों, ग्रामर से 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं: स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। राइट, ग्रामर का सेक्शन जो होता है वो स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। स्पॉटिंग एरर जिसको आप कॉमन एरर भी कहते हो, यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो ग्रामर का ही होता है। वो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन होते हैं, ये सब होते हैं। आर्टिकल्स भी होता है उसमें, और अलग से भी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे नरेशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और तीसरा है नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। इसके बाद 1-2 चैप्टर और हैं जिसे ट्रांसफॉर्मेशन है, क्वेश्चन टैग्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राइट, तो रही बात अब ग्रामर की, अगर हम बात करें तो ग्रामर को जब भी आप प्रिपरेशन करिए तो ग्रामर में क्या होता है कि ग्रामर से क्वेश्चन बनेंगे स्पॉटिंग एरर। स्पॉटिंग एरर क्या होता है, ग्रामर बेस्ड होता है। आपको देखा जाता है कि स्पॉट द एरर यानी गलती को देखना होता है कि किस ऑप्शन में गलती है। अगर गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है तो आप नो एरर में टिक लगाओगे, अगर गलत है तो कौन सा ऑप्शन है उसमें टिक लगाओगे। राइट, और रही बात ग्रामर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस करेंगे। राइट, अब ग्रामर की जब बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा सा ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फिर स्पॉटिंग एरर की बात करते हैं। अगर हम स्पॉटिंग एरर की बात करें बच्चों, तो स्पॉटिंग एरर में आपने देखा होगा कि स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पॉटिंग एरर में जनरली फिल इन द ब्लैंक्स आता है। और स्पॉटिंग एरर क्या होता है, जैसे अगर हम बोलें कि अ पेयर, हमने सेंटेंस लिखा इस तरह से, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। इसके बाद लिखा है नो एरर। ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है, उसके बाद डी है। अब ये ग्रामर का क्वेश्चन होता है, ए पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। इसमें आपको गलती बताना है कि ए पेयर ऑफ शूज, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ए ऑप्शन होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बी ऑप्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी ऑप्शन है, उसके बाद नो एरर। अ पेयर ऑफ शूज आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, अगर गलती की बात करें तो अब पेयर ऑफ शूज आर के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। बोलिए, ऐसे क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स में पूछे जाते हैं। राइट, ये स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है। जैसे अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके अभी SSC GD में जो पिछली बार एग्जाम्स हुआ था उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन था द सीजर, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था, द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। उसके बाद
डी ऑप्शन आपका था नो एरर। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, ऐसे क्वेश्चन ये स्पॉटिंग एरर के होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। द सीजर्स इज लाइंग ऑन द टेबल, ऐसा क्वेश्चन था, तो इसमें गलती कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर जो गलती है इस सेक्शन में गलती कहाँ पर है? ए में है, राइट। गलती कहाँ पर है बच्चों? ए में है। यहाँ पर सीजर्स को हमें सीजर में हमेशा यस लगा रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? SCISSOR, सीजर्स होता है। और इज के स्थान पर क्या होगा? इज के स्थान पर आर भी होगा। बोलिए, तो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके किस में आते हैं बच्चों? स्पॉटिंग एरर्स में आते हैं, राइट। ये सेक्शन किसका होता है? स्पॉटिंग एरर्स का होता है। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन निकल कर आता है बच्चों, दूसरा सेक्शन है आपका फिल इन दी ब्लैंक्स, राइट। दूसरा सेक्शन किसका है? फिल इन दी ब्लैंक्स। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या होता है बच्चों? फिल इन दी ब्लैंक्स में क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह से होते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से आया था आपका, फिल इन दी ब्लैंक का क्वेश्चन था, ही लिव्स डॉट डॉट दी फिफ्थ फ्लोर दिया है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है इन, बी में दिया है एट, सी में दिया है ऑन और डी में दिया है इनटू, राइट। ये क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। ही लिव्स डॉट डॉट द फिफ्थ फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसको भरना है यहाँ पर। तो क्या होगा? ही लिव्स डॉट डॉट यानी समथिंग द फिफ्थ फ्लोर, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी होगा। कौन सा ऑप्शन? सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाते हैं? फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या फिलअप करना है आपको? ऑन का प्रयोग करना है, राइट। ही लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, राइट, क्योंकि वो 5वीं मंजिला पर रहता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन, ये किसके क्वेश्चन होते हैं बच्चों? ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसी तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या होता है? इसमें भी क्या होगा? सेंटेंस लिखा रहेगा और अंडरलाइन रहेगा, उसके नीचे फिर 4 ऑप्शन होगा, ठीक है। उसमें से आपको उठाकर उसमें रखना होता है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस सही है तब उसमें नो इंप्रूवमेंट में टिक लगाओगे, अगर गलती है तो किस ऑप्शन में है उसमें टिक लगाओगे, राइट। तो ये किसका सेक्शन होता है? ग्रामर का होता है। ग्रामर से क्वेश्चन 3 तरह से बनते हैं: स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, राइट। इसके बाद फिर आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी देता है, पैसिव से एक्टिव वॉइस भी बनाने के लिए देता है, राइट। उसके बाद फिर आता है नरेशन, जिसको हम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन, ये जो सेक्शन है यहाँ से ग्रामर का सेक्शन होता है बच्चों। अब ग्रामर में ध्यान रखिएगा, ग्रामर में चैप्टर कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, पहले तो मैं ये भी डिस्कस करूँगा। ध्यान रखिएगा, ग्रामर के 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है आपका सब्जेक्ट वर्गीमेंट, और दूसरा है प्रेपोजिशन, और तीसरा है आर्टिकल्स, और फोर्थ है आपका कंजंक्शन, और फिफ्थ है आपका वर्ब। ये सब चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से SSC GD में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। हालांकि पढ़ना सब चैप्टर्स को है, पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे फिल इन दी ब्लैंक्स में अक्सर क्वेश्चन प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं, या तो आर्टिकल से पूछे जाते हैं, या तो कभी कभी कंजंक्शंस वगैरह से भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपने देखा कि नाउन, मान लीजिए आपने चैप्टर उठाया नाउन, हमने देखा कि बच्चे अब नाउन पढ़ना जब शुरू करते हैं तो वो क्या करते हैं? नाउन के टाइप्स पढ़ लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। लेकिन आपको ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, एकेडमिक लेवल पर भी ऐसा नहीं कि आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन ये सब पढ़ा नहीं है, उस समय भी आपने पढ़ा है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अब जो वो तो लेवल आपका एकेडमिक लेवल था जब आपने नाउन, प्रोनाउन पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन आपके स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस चीज पर हमको फोकस करना है, ठीक है। मतलब कि पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग यानी एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर ही फोकस करने की जरूरत है, राइट। तो स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, ये मेन। अब से हमने यहां पर लिखा ग्रामर में जो स्पॉटिंग एरर और फिल इन दी ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, ये पूरे के पूरे ग्रामर से होते हैं।
पूरा का पूरा ग्रामर्स का मतलब पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानते ही आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब होता है। उसके बाद फिर आपका आता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट, टाइम एंड टेंस से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सेक्शन आपका होता है ग्रामर का बच्चों। अब ग्रामर के बाद जो दूसरा सेक्शन निकल कर आता है पैसेज। पैसेज का बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। पैसेज से पहले हम वर्ड पावर के बारे में बात करेंगे कि वर्ड पावर, अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जब ये दूसरा जो तीसरा सेक्शन है वर्ड पावर, वर्ड पावर का जो सेक्शन होता है बच्चों, आपको पता होगा ये वर्ड पावर का जो सेक्शन है ये 4 चीजों को लेकर आता है। बोलिए, इट कंटेन्स 4 पार्ट्स। इसमें क्या है? पहला है आपका एंटोनिम, दूसरा है सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बच्चे जब तैयारी करते हैं तो मैंने देखा है कि ये वो याद करके शब्दों को जाते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स को, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके अंदर कमी है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपको कोशिश करें आप लोग कि कम से कम ये मान के चलिए कि कम से कम ये 1000 एंटोनिम्स, 1000 सिनोनिम्स, राइट, और 500 इडियम्स एंड फ्रेजेस, और 500 कम से कम आपका क्या होना चाहिए? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इतना तो तैयार होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब यहां पर सवाल ये उठेगा कि एंटोनिम सिनोनिम्स 1000 कहां से तैयार करें। तो देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, जो एंटोनिम सिनोनिम्स होता है इसको आप क्या करिए कि सिलेक्टेड आप एक डायरी बना लीजिए, और आपके जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स रहते हैं ऑल ओवर इंडिया में। देखिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपका एंटोनिम सिनोनिम्स आपको मिल जाएगा। उसका तरीका ये होता है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप देखा होगा कि बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, ये सब में जो एंटोनिम सिनोनिम्स आए हुए रहते हैं, इसको आप क्या करिए, जैसे जो एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं उसका तो पेपर नहीं मिल पाता है, लेकिन जिस एग्जाम का पेपर मिलता है, यानी प्रीवियस ईयर का जो आए हुए एंटोनिम सिनोनिम्स होते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उसको आप लोग जरूर तैयार कर लिया करें। उससे क्या होता है कि पेपर क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी रिपीट करता है, राइट। एक तो ये करना है। सिलेक्टेड याद करिए, सिलेक्टेड याद करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको मिलेगा। और सिलेक्टेड का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, पीछे के एग्जाम्स, मतलब 20 साल का 10 साल का जो पेपर्स है, उसमें से एंटोनिम सिनोनिम्स को एक जगह एक डायरी में सेलेक्ट कर लीजिए, एक डायरी में नोट कर लीजिए और उसको पहले तैयार करिए। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे, जैसे एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी का 15-20 साल के पेपर्स में जो एंटोनिम सिनोनिम्स आए हुए हैं उसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए और उसको याद करिए, समझ कर याद करिए, राइट। या तो आप एक काम ये कर सकते हैं, वकैब को कम से कम एंटोनिम सिनोनिम्स को तैयार करने के लिए आप एक जैसे होता नहीं कि 2-3 हज़ार का सिलेक्शन, 2-3 हज़ार वर्ड्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बनाना चाह रहे हैं बच्चों, तो कुछ वर्ड्स तो आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर हम सेंटेंस को समझ नहीं पाते हैं, इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आप न्यूज़पेपर नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है, सीधी सी बात है कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्या है? लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है बच्चों, तो वो आपको पैसेज वगैरह जब सॉल्व करते हो तो वहां पर भी दिक्कत करती है, राइट। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम का सलूशन ये होता है कि उसके लिए आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो लैंग्वेज पर पकड़ बनाने के लिए बच्चों ध्यान रखिएगा, कम से कम कुछ वर्ड्स तो आपको, अच्छे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कुछ अच्छे वर्ड्स आपको पता रहेंगे तो आप जब पैसेज सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं होगी। कभी कभी हम पैसेज को पढ़ते हैं, लेकिन पैसेज तो पढ़ लिया, हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि सीधी सी बात है कि हमको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखें, हमने बोला इस तरह से एक सेंटेंस हमने लिखा बच्चों, अब देखेंगे थोड़ा सा, हमने लिखा ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर, he goes on writing a letter, right। एक सेंटेंस हमने लिखा he goes on writing a letter,
ऐसा सेंटेंस हमने लिखा, ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब जिसको नहीं पता होगा जिस बच्चों का, तो इस सेंटेंस की मीनिंग कुछ और निकालेगा। सेंटेंस क्या लिखा है, ही गोज ऑन राइटिंग अ लेटर। अब गो का मतलब जाना भी होता है। अब बच्चे को नहीं पता रहेगा तो मीनिंग दूसरी निकालेगा, जबकि ये गोज ऑन का जो है ये यूसेज है, इसका प्रयोग है, जैसे कीप, कीप, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, ये 4 वर्ड होते हैं। कैरी ऑन ये किसके लिए आते हैं बच्चों, ये कंटिन्यूटी को बताने के लिए आते हैं। कंटिन्यूटी को बताने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, कीप, कीप ऑन, गो ऑन या कैरी ऑन। इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, इसको हम चाहे तो ऐसे भी बोल सकते थे, ही कीप्स राइटिंग अ लेटर, ही कीप्स राइटिंग अ लेटर, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि वह पत्र लिखता रहता है। ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब है, आप यहाँ पर जिसको नहीं पता होगा वो गो का मतलब जाने का सेंस लेकर बोलेगा, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब होगा ही गोज ऑन राइटिंग ए लेटर का मतलब ये होता है कि वह पत्र लिखता रहता है। ही गोज ऑन राइटिंग का मतलब ये होगा कि वह पत्र लिखता रहता है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही कीप्स राइटिंग ए लेटर। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही कीप्स ऑन राइटिंग ए लेटर। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ही कैरीज ऑन राइटिंग ए लेटर। यानी कीप, कीप ऑन, गो ऑन का ये प्रयोग है। राइट, तो कहने का मतलब सेंटेंस कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसका मतलब कि सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में उनको ठीक से जानकारी नहीं होती है। राइट, अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा, ही गोज ऑन राइटिंग ए लेटर का मतलब वह पत्र लिखता रहता है। जैसे हमने बोला मुस्कुराइए, स्माइल प्लीज, फिर हमने बोला मुस्कुराते रहिए, तो इसका मतलब कीप स्माइलिंग भी बोल सकते हैं, कीप ऑन स्माइलिंग भी बोल सकते हैं, गो ऑन स्माइलिंग भी बोल सकते हैं, कैरी ऑन स्माइलिंग भी बोल सकते हैं। राइट, तो कंटिन्यूटी को व्यक्त करने के लिए कीप, कीप ऑन, गो ऑन का प्रयोग किया जाता है। राइट, तो इसका सेंटेंस का मतलब ये होगा, ये दोनों का मतलब क्या होगा कि वह पत्र लिखता रहता है। राइट, चाहे इसका प्रयोग करिए गो, चूंकि ये सिंगुलर है इसीलिए गो का गोज हो गया। राइट, चाहे इसका प्रयोग करिए चाहे इसका करिए, मतलब इसमें से चारों में से कोई किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो ये होता है कभी कभी सेंटेंस, अब बच्चा सेंटेंस नहीं समझ पाता है, यानी इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब है बच्चों कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले टेंस, मॉडल वर्ब, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रयोग होते हैं, जैसे कीप, कीप ऑन, गो ऑन, हैड बेटर, ऐसे बहुत सारे, लेट, ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं इंग्लिश के वर्ड, उनको सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सब अगर जब आप सीख लेंगे, टेंस और मॉडल वर्ब और उसके बाद एक्स्ट्रा यूसेज कुछ होते हैं, उसको सीखने के बाद आप सेंटेंस समझना शुरू कर देंगे। उसके बाद एक जगह कभी कभी दिक्कत और आती है, वो होती है कि वर्ड पावर। अब वर्ड पावर में बच्चों क्या होता है कि देखिए इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज जैसे आप मान लीजिए संस्कृत पढ़ते हैं, तो संस्कृत को सीखने के लिए कुछ चीज़ों को आना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी सीखते हैं तो हिंदी में कुछ चीज़ों का ग्रामर के साथ साथ उससे रिलेटेड वर्ड पावर, वकैब जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी होता है कि कुछ अच्छे वर्ड आपको पता होना चाहिए। अच्छे वर्ड का मतलब ये होता है कि जैसे बम रखना, बम रखने की इंग्लिश में क्या कहते हैं, अब जिसको नहीं पता होगा तो वो बोलेगा पुट द बम, लेकिन पुट द बम नहीं बोला जाता है। बम रखना यानी बम लगाना होता है, तो क्या बोला जाता है, प्लांट दी बम। बोलिए, बम रखना यानी बम लगाना, तो क्या बोला जाएगा, प्लांट दी बम। इसी तरह गरीबी का सफाया करना, गरीबी का सफाया करना, तो क्या होगा, इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट पॉवर्टी। राइट, जैसे चारा घोटाला, फॉर्डर स्कैम बोला जाता है। बोलिए, फॉर्डर स्कैम। तो ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड भी आपके दिमाग में होना चाहिए, और जब कुछ अच्छे अच्छे वर्ड आप तैयार कर लोगे तो वो क्या होगा, फिर आपको पैसेज जब आप पढ़ेंगे, पैसेज सॉल्व करते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी पैसेज समझने में। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, जब आप पैसेज सॉल्व करते हैं तो पैसेज में ये होता है कि कभी कभी आप जब पैसेज सॉल्व करते हैं तो कुछ वर्ड आपको नए मिल जाते हैं जो आपको पता नहीं होता है, तो कभी कभी आप घबरा जाते हैं कि अरे अब पैसेज नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको वर्ड नहीं पता है फिर भी आपको पैसेज सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि आप घर से निकलते हैं और रास्ते में गड्ढा मिल गया, तो क्या गड्ढे में कूद जाते हैं क्या, ऐसा नहीं करते हैं ना, बगल से निकल जाते हैं, बगल से निकल जाते हैं। तो वही काम आपको करना है। मान लीजिए कि आप पैसेज पढ़ रहे हो और पैसेज में एक आध दो वर्ड मिल गया जो आपको नहीं पता है,
लेकिन फिर भी आपको पैसेज को क्या करना है, एक दो वर्ड अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाइए। तो देखोगे जब आगे पढ़ोगे तो हो सकता है कि उसकी मीनिंग से आपको उस वर्ड की मीनिंग क्लियर हो जाएगी, राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप घबराइए मत। इंग्लिश का कितना भी अच्छा प्रोफेसर क्यों ना हो, अगर उसको भी आप न्यूज़पेपर दे दो इंग्लिश का को पढ़ने के लिए, तो उसको भी कभी कभी 2-3 वर्ड ऐसे मिल जाते हैं जो पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो चूंकि न्यूज़पेपर रोज पढ़ता रहता है इसलिए उसको आइडिया लग जाता है कि इस शब्द इस वर्ड की मीनिंग ये होगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है बच्चों, इसको कैसे तैयार करना है, आपको ग्रामर पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ग्रामर में जैसे नाउन प्रोनाउन है, अब जैसे आपने नाउन पढ़ना शुरू किया तो नाउन में जो सबको पता होता है कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स, लेकिन यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो चीज़ों पर आपको फोकस करना है, क्योंकि डिफिनीशन पर एप्लीकेशन, डिफिनीशन पर कैसे पेपर सेटर एप्लीकेशन बनाता है यानी क्वेश्चंस बनाता है, इसको आपको पकड़ने की जरूरत है, राइट। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जैसे अब वर्ड पावर है, एंटानिम, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आप एक डायरी बना लीजिए, डायरी में सिलेक्टेड वर्ड को लिखिए, सिलेक्टेड वर्ड को तैयार करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो सिलेक्टेड वर्ड को लिखिए और उसको आप क्या करिए, कोशिश करिए तैयार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स उसको क्या करते हैं, कॉपी बनवाकर उसको में लिखवाते हैं उसको, ताकि बच्चा क्या करता है, क्योंकि बुक से वो तैयार नहीं कर पाता है, तो एक डायरी बनाइए आप, डायरी में कम से कम 1500 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 1000 तो नहीं, कम से कम 500 भी अगर आप तैयार कर लेते हैं तब भी आपके लिए सफिशिएंट है एसएससी जीडी के लिए। इसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स है, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है। ये वर्ड पावर का सेक्शन होता है। और वर्ड पावर एक ऐसी चीज़ होती है बच्चों कि अगर आपको याद रहेगा तो आप तुरंत सही कर लोगे, अगर नहीं याद रहेगा तब आप गलती कर ही दोगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि एक प्लेटफॉर्म बनाओ, अगर एसएससी जीडी की में सिलेक्शन चाहते हो तो चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे ग्रामर से क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको पकड़ना है, प्लस वकैब से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कभी कभी मिस स्पेल्ड से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये सब कैसे आपको तैयार करना है। तैयार करने का सबसे आसान तरीका हमने आपको बता दिया कि सिलेक्टेड अच्छे वर्डों को सिलेक्ट करिए और उसको याद करने की आदत डालिए। रोज़ नियम बना लीजिए कि हम क्या करेंगे, वकैब सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ कर दीजिए, सुबह की चाय वर्ड पावर के साथ, मतलब सुबह जो है टाइम निकाल लीजिए 2 घंटे, उस पर किस पर वर्क करना है, वकैब पर करना है, वर्ड पावर पर करना है, यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, राइट। एक डायरी बनाइए, एक डायरी में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स लिखिए, दूसरी डायरी में इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसको दोनों को क्या करिए, रोज तैयार करिए। और जो तैयार हो जाए उसको रिवीजन भी करते रहें आप, ठीक है, ताकि आप एग्जाम तक भूलें ना, ठीक है। जो याद हो जाए उसको रिवीजन करते रहिए। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत ये भी आती है, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब हार्ड वर्ड तैयार करते हैं, अच्छे वर्ड तैयार किए तो कभी कभी क्या होता है वो भूल जाते हैं। वो भूल इसलिए जाते हो बेटा कि आपने जो वर्ड नया आपको वर्ड मिला आप उसको याद करके छोड़ दिया। ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी कोई नया वर्ड मिले, राइट, कभी भी कोई नया वर्ड मिले तो उस पर 1-2 एग्जाम्पल भी बनाया करिए, उसको थोड़ा सा बोलिए, ताकि जब बोलेंगे उस पर 1-2 एग्जाम्पल बनाएंगे तब आप उस वर्ड को जल्दी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि वर्ड आप याद करके, स्टूडेंट जनरली करता क्या है कि वर्ड याद करके उसको छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद क्या होता है कि उसको 10-15 दिन या 1 महीने बाद वो भूल जाता है, क्योंकि उसको आपने यूज नहीं किया। तो अगर जब आप सेंटेंस उस पर बनाकर 1-2-4 सेंटेंस बना के यूज करोगे तो कभी उसको भूल नहीं पाओगे, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वर्ड पावर। और ध्यान रखिएगा कोई भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्स क्या होते हैं, 2 चीज़ों पर बेस्ड होते हैं। एक जो सेक्शन होता है आपका वो ग्रामर का होता है, दूसरा होता है क्या, वर्ड पावर का होता है, राइट। ये दोनों चीज़ों पर आपको अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी बच्चों, ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी और एसएससी जीडी में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन एक लेवल का जरूर होता है। लेवल का मतलब कि पूरा का पूरा जो ग्रामर जब आप तैयार करें तो पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मेन ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उसको जरूर तैयार करिए, ठीक है। कहाँ से स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और
सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो चीज़ों पर आप ज़रूर फोकस करें, राइट। और उसके बाद फिर 2 सेक्शन आता है आपका, एक है पैसेज और दूसरा है क्या, सेंटेंस अरेंजमेंट। ध्यान रखिएगा, जो पैसेज है बच्चों, पैसेज देखिए क्या होता है कि एक पैसेज को जो सॉल्व करने की टाइमिंग होती है वो ध्यान रखिएगा बच्चों 4 से लेकर 5 मिनट का टाइम देना चाहिए। एक पैसेज को सॉल्व करने में 4 से 5 मिनट लगना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप एक पैसेज को सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि आप पुअर रीडर हैं। आप कैसे रीडर हैं, पुअर रीडर हैं, राइट। क्योंकि अगर आप 4 से 5 मिनट में पैसेज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप एक पैसेज को सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगा रहे हो, इसका मतलब कि आपका और क्वेश्चन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हो एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों नहीं मिल पाता है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। और एग्जाम्स में देखा होगा कि आप लोगों ने, बच्चे कभी कभी क्या करते हैं कि मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा बच्चों, टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों पर ध्यान देना है आपको। टाइम मैनेजमेंट प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन को आप जल्दी भी करेंगे और गलती भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट, जल्दीबाजी के चक्कर में वो क्या करता है, क्वेश्चन को क्या कर देता है, गलत कर देता है, अटेम्प्ट गलत कर देता है, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, राइट डायरेक्शन में, कम समय में और विथ एक्यूरेसी के साथ आपको क्वेश्चन को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, राइट। और पैसेज के लिए ध्यान रखिएगा, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करें आप लोग। पैसेज पर अगर ग्रिप बनानी है तो पैसेज पर ग्रिप बनाने के लिए आप रीडिंग करने की भी आदत डालें। रीडिंग में न्यूज़पेपर, जैसे हिंदू वगैरह जो न्यूज़पेपर होता है उसको आप रीड करें, या अच्छी मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन्स में जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, ऐसी बहुत सारी इंग्लिश की मैगजीन्स आती हैं, उस पर भी आप लोग फोकस करें, ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है बच्चों की रीडिंग स्किल जो होती है वो क्या करते हैं, बहुत आराम से किसी चीज़ को पढ़ते हैं, जबकि हमने बताया है आपको कि एक पैसेज को सॉल्व करने में कम से कम 4 to 5 मिनट्स का टाइम देना है आपको। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप पुअर रीडर है, राइट। तो ये सुधार धीरे धीरे आएगा कैसे, जब आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके अंदर क्लैरिटी आएगी जो है, ठीक है। तो ये है पैसेज। और पैसेज को ध्यान रखिएगा बच्चों, पैसेज कभी भी सॉल्व करें तो कोशिश करें कि पैसेज सॉल्व करने से पहले जो पैसेज में क्वेश्चंस आए हैं, पहले क्वेश्चंस को रीड करें, पहले क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पैसेज को सॉल्व करने की आदत डालें। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ के पैसेज करोगे तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चंस रहता है और आंसर इजीली मिलने लगता है। ये चीज़ पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और घबराएं ना कभी भी पैसेज सॉल्व करते समय। ऐसा नहीं है कि 1-2 वर्ड आपको मिल गया जिसकी मीनिंग नहीं पता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, घबराने लगते हैं कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी। ऐसा नहीं करना है। अगर उस वर्ड की मीनिंग नहीं भी पता है तब भी आपको पैसेज का थीम समझने की ज़रूरत होती है, राइट। आप कितना भी वर्ड पावर तैयार कर लो, लेकिन 2-4 वर्ड कभी मिल ही जाते हैं जो आपको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको पैसेज को सॉल्व करना है, राइट। इसके बाद फिर बच्चों आता है आपका एक नंबर 4 सेक्शन है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट जो होता है, इसका नाम जरूर दिया गया है सेंटेंस अरेंजमेंट, लेकिन ये आपका जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, ये 2 तरह का अरेंजमेंट होता है। एक होता है वर्ड अरेंजमेंट और दूसरा होता है सेंटेंस अरेंजमेंट, राइट। वर्ड अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट। और आपके एग्जाम में जो SSC GD का एग्जाम है उसमें वर्ड अरेंजमेंट पूछा जाता है, सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। और जो सेंटेंस अरेंजमेंट पूछा जाता है वो जनरली NDA और CDS वगैरह में या SSC CGL वगैरह में पूछा जाता है, वो सेंटेंस अरेंजमेंट, राइट। आपके एग्जाम्स में जनरली वर्ड अरेंजमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं। और वर्ड अरेंजमेंट जो होता है ये टोटली बेस्ड ऑन ग्रामर, ये भी ग्रामर का ही एक रूप होता है। वर्ड अरेंजमेंट में होता क्या है बच्चों, वर्ड को अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है। और सेंटेंस अरेंजमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस को अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है, राइट। तो आपके जो SSC GD में क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट में, वो वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत हार्ड क्वेश्चन वो नहीं होते हैं। थोड़ा सा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्लैरिटी इस पर बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा बच्चों ओवरऑल व्यू, मैंने दिखाया आपको कि ग्रामर
ग्रामर में क्या है, स्पॉटिंग एरर, फिल इन दी ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इसके बाद एक्टिव पैसिव वगैरह से इंडिविजुअली क्वेश्चन आते हैं, नरेशन से भी इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये ग्रामर का सेक्शन है। ग्रामर ज़्यादातर फोकस जो करेंगे आप लोग वकैब पर और ग्रामर पर। एसएससी जीडी के लिए ग्रामर और वकैब में एंटानिम, सिनानिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड मिस स्पेल्ड, और इसके बाद फिर आपका पैसेज आता है, पैसेज और सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को पता है 25 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहता है। तो उस हिसाब से आप लोग कोशिश करें कि पेपर का पैटर्न क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों पर ही फोकस करें, फालतू चीज़ों को पढ़ना बंद कर दें, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।